मैं सचिन आपका आपके अपने परिवार सफलतागढ़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। सफलतागढ़ आओ लिखें कलम से इतिहास। हमारी आज क्लास लेट हो गई है। इस क्लास को करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और हमारा थोड़ा काम चल रहा था लाइब्रेरी का, वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपनी रेगुलर क्लास लेते रहेंगे। एसएससी रेलवे पुलिस बापू बैच की ये हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। प्राचीन इतिहास हमारा चल रहा है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वैदिक काल, जैन बौद्ध धर्म, महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य। तो तैयार हैं आप सभी लोग? जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि क्या कमियां रह गई, उनको मैं आने वाले वीडियो में सुधार दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है। 52 क्वेश्चन तक हम जा चुके थे। आज हम वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। 53 क्वेश्चन आपके सामने रहा। तो जैसा कि 53 क्वेश्चन है कि किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है। तो वितस्ता के रूप में किसको किया गया है? तो वो है झेलम को किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो कौन सा वेद संगीत से संबंधित होता है? तो वो होता है सामवेद। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह या सूक्त है? पुरुष सूक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का है। पुरुष सूक्त किसका है? ऋग्वेद का है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए किस पद का प्रावधान है? तो पारिवारिक के लिए क्या होता है? यहाँ पे गृहस्थ होता है, जिसमें वह परिवार के लिए जीवन जीता है। उसकी उम्र 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होती थी। चलिए आगे चलते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से है। किससे है? सांख्य संप्रदाय से है। ठीक है, सांख्य संप्रदाय से है। ऐसे 6 संप्रदाय आपको बताए गए हैं वेद में। कौन कौन से? सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है। इन सब के प्रवर्तक यहाँ पे दिए गए हैं। योग का पूछा जाए तो पतंजलि है, न्याय का गौतम महर्षि गौतम है, वैशेषिक के महर्षि कनाद हैं और मीमांसा के आचार्य जैमिनी और वेदांत के महर्षि बादरायण हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इसमें व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है। बड़े ही आराम से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और 10,462 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। याद रखना, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा उपवेद है जो ऋग्वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाले 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? तो ये ब्यास और सतलज नदियां हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे बाकायदा इसके एनसीईआरटी की किताबों में इसको दर्शाया गया है चित्रों में कि किस प्रकार नदियाँ जो हैं वो इंद्रदेव से बात करते हैं, ऋषि विश्वामित्र जी से बात करती हैं। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि एनसीईआरटी को भी कवर करते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अथर्ववेद खंडों का संग्रह है। कितने खंडों का संग्रह है? तो 20 खंडों का संग्रह है अथर्ववेद। 731 सूक्त हैं, उसमें लगभग 6000 ऋचाएँ हैं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई? तो वैदिक साहित्य की रचना जो है वह 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच हुई। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद जो है वह धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। बाकी सब चीज़ों का बताया गया। ऋग्वेद किससे है? धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का विशद वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? होत्र कहते थे। सामवेद क्या है? गान का वेद है। अथर्ववेद क्या है? तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, उपचार संबंधी औषधियों का अथर्ववेद है। तो इतना हमें याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नाम से जाना जाता था? तो पुरुषनी किसको कहते हैं? रावी को कहते थे। ठीक है, अस्किनी चिनाब को कहते थे। सतुद्री सतलज को कहते थे। विपाशा व्यास को कहते थे।
ये सभी प्राचीन नाम हैं नदियों के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम अभी आपने ऊपर पढ़ा, क्या है? परुष्णी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित हैं। सांख्य दर्शन के संप्रदाय की स्थापना किसने की? अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं, किसने की? कपिल ऋषि ने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कुल वेदांग कितने हैं? तो कुल वेदांग कितने? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। और इनके सभी के 7 शास्त्रों को क्या कहा जाता है वो देख लेना। ठीक है। स्वर शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है। स्वर शास्त्र मतलब नाक, ज्योतिष शास्त्र आँख, अनुष्ठान शास्त्र हाथ और व्याकरण शास्त्र मुख, और शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कान से, और कविता के छंद पैर। इसके संकेत हैं ये सब। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कौन सा अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प। कल्प जो है वो अनुष्ठान को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गौपति कहते थे, जिसका अर्थ क्या होता था? गौपति मवेशियों के स्वामी को कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। अगला क्वेश्चन आपका, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्णों में। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया। कितने मंडल हैं? अभी आप पढ़ के गए, 10 मंडल हैं, जिसमें 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं यानी कि मंत्र हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई? तो 2007 में की गई। इसकी 30 पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। याद रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर रहा कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रहों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता हैं। तो इसमें से छठों कौन कौन से देवता हैं? देखो, अग्नि भी है, सोम भी है, इंद्र भी है, लेकिन दुर्गा नहीं है। तो दुर्गा को यहाँ पे लगाना है। क्या लिखना है? दुर्गा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बचपन से पढ़ता है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उल्लेख सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से है? तो वही फिर रिपीट हुआ है, मुंडक से, मुंडक उपनिषद, जिसको मुंडकोपनिषद भी कहा जाता है, संधि हो जाती है ना। तो क्या वेदांग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो वेदांग नहीं है? तो इसमें से मुंडक वेदांग नहीं है। कल्प, छंद, शिक्षा तीनों आप पीछे पढ़ के आए हैं कि वेदांग हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है 9वां मंडल, पूर्णतः सोम को समर्पित है। चलिए आगे चलते हैं। महाजनपदों का उदय यहाँ से शुरू होता है। कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। अगला क्वेश्चन है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थीं? तो सभी जानते हैं 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय, और सबकी राजधानियाँ नीचे आपको दी गई हैं। आप इसमें से देख सकते हैं कि वत्स था, उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, काशी की वाराणसी, अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज या राजगृह, वज्र की वैशाली, मिथिला या विदेह, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन या मश्मती, मल्ल की कुशावती या कुशीनारा, पंचाल की ऐचत्र या काम्पिल्य, चेद की शक्तिमती या सूक्तिवती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, गांधार की तक्षशिला, अश्मक की पोटन या पोटली दक्षिण भारत में है, सूरसेन की मथुरा और कंबोज की हाटक या राजपुर। ये राजधानियां हैं 16 महाजनपद जो हुआ करते थे उस समय
उनकी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं था? तो इसमें आप लगा सकते हैं कि वैशाली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अभी आप पीछे पढ़ के आए हो। 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है कौन सा निकाय है? वो है अगंतुर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है आपका प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक के राजगीर का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी, तो वो कहाँ पे है? अभी आधुनिक बिहार में है। कहाँ पे है? आधुनिक बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किनसे भागा नामक कर एकत्र करते थे? तो वो किसानों से ये कर एकत्रित करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा किसान। 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो उस समय महाजनपद नहीं था? तो कामरूप कोई भी जनपद का नाम नहीं था। कामरूप कोई भी जनपद ऐसा नहीं था, 16 में शामिल नहीं था। प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है। चंपा किसकी थी? चंपा जो थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी, चंपा। चलिए आगे आपका जो सेक्शन आता है वो आता है मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष की तरफ देखें तो किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद? तो सही आंसर है नंद राजवंश के बाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश के राजा थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो अजातशत्रु भी हर्यक वंश के थे और बिंबिसार के पुत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो पहले शासक जो थे वो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। कौन था? घनानंद था। और संस्थापक पूछ ले तो महापद्म नंद था। संस्थापक महापद्म नंद और अंतिम शासक घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ठीक है, तो किसका था? बिंबिसार का पुत्र था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई? तो वह बिंबिसार के दरबार में की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो वह घनानंद को कहा गया। किसको कहा गया? घनानंद को। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था, अभी हमने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था? तो इसमें देख लीजिए नंद ने भी किया, हर्यक ने भी किया, शुष्कनाग ने भी किया, लेकिन गुप्त ने नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अजातशत्रु का बेटा था। तो बिंबिसार का बेटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं हैं? तो इसमें आप देखेंगे राजाधिराज जो है वो इस साम्राज्य से संबंधित नहीं है, मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली मतलब कि बिहार में अपनी राजधानी वज्र सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो क्या कहलाता था? वह कहलाता था गढ़ या संघ। क्या कहलाता था? गढ़ या संघ। अगला क्वेश्चन है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो वह पाटलिपुत्र कर दिया गया था, जो कि अभी वर्तमान में क्या नाम है उसका पाटलिपुत्र का? तो पटना। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा शुरू होगा वो जैन धर्म से शुरू होगा। जैन धर्म की बात करें तो भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो आप सभी मोक्ष समझ रहे हैं, मोक्ष कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो मोक्ष की प्राप्ति उन्हें पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झात्रिक या ज्ञात्रक
क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। किसके पुत्र? वर्धमान महावीर के पुत्र थे। चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? आप सभी जानते हैं, जैन धर्म में हुए। किस में हुए? जैन धर्म में। कौन सा धार्मिक समुदाय व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो वह है जैन समुदाय। कौन है? जैन समुदाय। चलिए आगे चलते हैं। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ? तो वह बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? तो संथारा जैन धर्म का धार्मिक संस्कार है। चलिए, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य भी हमारा जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वह अंग से किया जाता है। किससे किया जाता है भाई? अंग से किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो वह पवित्र शहर है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या जो है वह पवित्र शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिन शब्द का अर्थ जो होता है वह विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थीं, वर्तमान में कहाँ उपस्थित हैं? वर्तमान में वल्लभी गुजरात में उपस्थित हैं, जो 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभी गुजरात। चलिए आगे बौद्ध धर्म की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो वो किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, इनकी कुछ बौद्ध संगतियाँ थीं, उनको कब और किसके कहाँ पे किया गया ये भी यहाँ पे दिया गया है, याद कर सकते हैं। प्रथम थी बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई, महाकश्यप अध्यक्ष थे, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई, सार्वकामी अध्यक्ष था, कालाशोक इसका शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, मोगलिपुत्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगति हुई वह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई और कुंडल वन में इसका स्थान था और वसुमित्र या अश्वघोष अध्यक्ष था और शासनकाल कनिष्क था। तो आखिरी कब हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। पहली कब हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में कौन सी हुई थी? तीसरी। वैशाली में दूसरी। चतुर्थ कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। ऐसे हम याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो पाली में लिखे गए। किस में लिखे गए? पाली में लिखे गए। अगला क्वेश्चन है कि पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिन्हें भिक्षुड़ी के रूप में चुना गया था। तो वह थी भगवान बुद्ध की पालक माता। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने वैशाली में अंतिम उपदेश दिया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? ये बताना है। तो वह कौन से गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो वह पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। बौद्ध परिषद भी अलग अलग हैं, देखिए दिए गए हैं। पहला और दूसरा अलग इसमें समय दिया है। 483 ईसा पूर्व राजगृह में अध्यक्ष महाकश्यप शासनकाल अजातशत्रु का था। 2 पिटकों सुत्त और विनय का संकलन हुआ प्रथम बौद्ध संगति में। याद रखना, 2 पिटकों सुत्त एवं विनय का। द्वितीय बौद्ध संगति समय 383 ईसा पूर्व वैशाली में अध्यक्ष सर्वकामी हुआ, शासनकाल कालाशोक का था। इसमें बौद्ध धर्म स्थावर एवं महासंगिक में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म किसमें? स्थावर एवं महासंगिक में विभक्त हो गया। मानसिक विभाजन इसका कर दिया गया उस समय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
जाने से पहले तृतीय बौद्ध संगति के समय 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अध्यक्ष मोगलपुत्र शासन अशोक के समय इसमें क्या हुआ, अभिधम्म पिटका का संकलन हुआ। चतुर्थ में समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष बसमित्र या सुघोष, शासनकाल कनिष्क। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। हीनयान महायान किस बौद्ध संगति में आए, तो आप कह सकते हैं चतुर्थ में आए। किस में आए, चतुर्थ में आए। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में हुई थी, अभी आप पढ़ के आए हो, पाटलिपुत्र में हुई थी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली में लिखे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान के शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ, तो आप जानते हैं सबसे लास्ट बौद्ध संगति में हुआ, सबसे लास्ट किसकी थी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, एक चीज़ एक दूसरे से जोड़ के याद रखिए। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है, तो मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो वह बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का किससे है, बौद्ध धर्म से। अभी आपको ये यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन मिला था, ऐसे आने वाली कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो वह सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। ठीक है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, तो आप जानते हैं महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह से उन्होंने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं, तो उन्होंने बुद्ध के उपदेश जो थे वो पाली भाषा में बुद्ध ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है, तो मध्य निकाय जो है, मध्यम निकाय है, वह सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महायान पाठ किस धर्म से संबंधित है, तो महायान हीनयान दो हैं, तो वो दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, तो इसमें महावस्तु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। आगे डिस्क्रिप्टिव दिया गया है, आप पढ़ भी सकते हैं बाद में। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक मैं हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आज मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगा। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। 4 आर्य सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है, तो वह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख से छुटकारा है, और दुख से छुटकारा पाने का उपाय। मतलब दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, तो नालंदा आप जानते हैं कहाँ पे है, बिहार में है। वैशाली और नालंदा दोनों ही बिहार में हैं। ठीक है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से हैं। कौन सा स्थान इनमें से एक नहीं है, तो वह रायगढ़ जो है वो नहीं है। सारनाथ, लुम्बिनी और बोध गया, ये सभी हैं। 8 कौन कौन से हैं, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह और वैशाली, ये इनके अष्ट महास्थान हैं। आगे चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया था, तो आप बता सकते हैं कौन सा स्थान था, कश्मीर। ठीक है, चलिए अब शैव या वैष्णव धर्म की बात करते हैं। शैव या वैष्णव धर्म एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। कौन, नटराज। ठीक है, नटराज के रूप में किया गया है चित्रण। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है, वो है ब्रह्मा की देवता बहुत कम की जाती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो क्या थे, शिव के भक्त थे। कौन थे, शिव के भक्त थे। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलीश थे। कौन थे, लकुलीश। अब मौर्य साम्राज्य की तरफ चलें, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था,
ब्राह्मी लिपि को समझने वाला सबसे पहले कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि सबकी जननी मानी जाती है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन से युद्ध के बाद कर लिया था? कलिंग के युद्ध के बाद कर लिया था, क्योंकि उसमें रक्तपात ज़्यादा हुआ था। उससे वह बहुत ही अपने आप से नाराज हो गया था कि ये सब नहीं होना चाहिए था, तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऐसा है, तो बिंबिसार नहीं है। बिंबिसार को आप ऊपर पढ़ के आए। बिंबिसार कहाँ था? बिंबिसार भाई हर्यक वंश में था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 153 राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? वह थी संघमित्रा। कौन थी? संघमित्रा। किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो वह चंद्रगुप्त था। अभी आप पढ़ के गए हैं। आगे है, किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? तो वह थे अशोक ने। किसने किए थे? अशोक के शिलालेख सुना है ना, तो अशोक ने किए थे। 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामेइक और ग्रीक शब्द लिपियों में लिखे गए हैं। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई बृहद्रथ की हत्या। सम्राट अशोक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। ठीक है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। चाणक्य नामक एक विद्वान व्यक्ति, जैसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया था। तो भाई आप चारों में देख सकते हैं, ये चाणक्य वाला ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने घनानंद के का विरोध किया था, अशोक का नहीं किया था। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम क्रम को दर्शाइए। तो सब इनमें से सही कालानुक्रम दर्शाना है। स्थापना चंद्रगुप्त ने की, तो बिंदुसार कहाँ से आ गया? बृहद्रथ कहाँ से आ गया? अशोक कहाँ से आ गया? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहद्रथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष में की गई? तो कंधार अभिलेख की खोज कब की गई? 1958 में की गई। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है? सांची से है। किससे है? सांची से। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किनको? नंदों को। किसको उखाड़ फेंका? नंदों को किया ना। महापदम लास्ट में घनानंद को हराया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ। किसके खिलाफ? चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ। गुजरात में कौन सी झील है जिसके बस्ते एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन द्वारा बनाई गई थी? तो वह है सुदर्शन झील। गुजरात झील अब पूछी जाए कहाँ है, तो आप याद रखेंगे सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और यह मौर्यों के शासनकाल में बनाई गई थी। अशोक को आरंभिक भारत का सुप्रसिद्ध शासक माना जाता है जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो वो कौन सी? कलिंग, जिन्होंने कलिंग, वर्तमान के तटीय उड़ीसा, अभी उड़ीसा जो है उसी को उस समय कलिंग कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वह पाटलिपुत्र थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अभी आप पढ़ते चले आए, चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक, आगे चलते हैं कि उल्लिखित विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? तो सबसे पहला इनमें से मेगस्थनीज आया था। ठीक है, ये यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज की है। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त के। सबसे पहले कौन आया? मेगस्थनीज। इनमें से यूनानी, ये जो चार दिए गए इनमें से। ठीक है,
इनमें से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो अशोक था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना आगे जाके। किस शासक ने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजाज्ञाएं स्थापित करवाईं? तो वो अशोक ने करवाईं। शिलालेख बनवाए, पत्थर पहियों पर वर्णित करवाईं। कौन सा पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थरों की सतहों पर? तो अभी पढ़ा आपने, अशोक ने उत्कीर्ण करवाई। ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? खारवेल का, तो वो महामेघवाहन वंश था, महामेघवाहन वंश। ठीक है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? तो वह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में उपस्थित है? तो वो उड़ीसा में उपस्थित है, जौगढ़ शिलालेख। ठीक है। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो वह मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे, किसके? जैन धर्म के थे, लेकिन अशोक बौद्ध धर्म में आया। चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए? तो 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक मौर्य राजवंश के राजा थे। महान अशोक किस वंश के शासक थे? अभी आपने पढ़ा, मौर्य के थे। किसके थे? मौर्य के। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब कहाँ है? बिहार में स्थित है, पटना है ना, उसी को पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो वो मौर्य राजवंश ने किया था। ठीक। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ऊपर पढ़ चुके हैं हम। चाणक्य को के नाम से भी जाना जाता था, तो किसके नाम से भी जाना जाता था? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो कि एक राजनीतिक ग्रंथ है। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग था? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष के अधिकारी थे, किसके थे? कृषि के अधिकारी थे। आगे है, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो वह टॉलेमी सेकंड था। कौन था? टॉलेमी सेकंड। सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धमेख। क्या हो जाएगा? धमेख। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैलकर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो वह है मौर्य स्तंभ। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य स्तंभ। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में इतना ही है। कैसी लगी क्लास कमेंट एक बार ज़रूर करिएगा सभी लोग, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये मोटिवेशन बना रहेगा तो मुझे अपने कार्य के प्रति